जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के 9th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सम्मिलित है? तो गलत सम्मिलित को चूज करना है हमें। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल नहीं पाया जाता, इमली इनमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको उन्हें याद रखना है कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको कहते हैं ब्रंजक चूड़। ब्रंजक चूड़ का नाम क्या होता है? CaOCl2, या इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्रंजक चूड़। अब बात करते हैं बुझा हुआ चूना की। बुझा हुआ चूना क्या होता है? इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझा हुआ चूने की बात करें तो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना होता है। आपको इन दोनों को याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं धावन सोडा की। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3.10H2। इसमें 10 जल के अणु होते हैं, आपको याद रखना है। Na2CO3 धावन सोडा का फॉर्मूला होता है। प्लस टॉप पर इसकी बात करें तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट Br2H2O। ये होता है प्लस टॉप पेरिस का फॉर्मूला। तो राइट आंसर होगा अपना दो। राइट आंसर हो जाएगा। रंजक चूड़ का नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पृथ्वी पर सबसे अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी, वो होगी पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आती है सोडियम। तो अब ऑप्शन में यदि पोटेशियम नहीं दिया होगा तो हमारा राइट आंसर होगा सोडियम। अब चलिए देखते हैं कि धातुओं का क्रम को देखते हैं कि कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पोटेशियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम हो जाएगी, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर हो जाएगी हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु हो जाएगी सोना। Au कहते हैं जिसे। तो आपको इसे याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन-सी है। आपके पास पोटेशियम नहीं दिएगा तो सोडियम दे देगा, सोडियम नहीं देगा तो फिर और कुछ दे देगा, आपको इन्हें याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 1000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल पूछा है तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति। 1 बटे आवृत्ति आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। तो आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 1 बटे आवृत्ति कितनी है? 1000 हर्ट्ज। तब इसको 1 में यदि 1000 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.001, अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें जब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो जानते होंगे। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आएगी, m का मान मतलब मास हो जाएगा, मास हो जाएगा 10 किलोग्राम, जी का मान 9.8 और हाइट कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हमारी हाइट हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 588 जूल। अब इस ऑप्शन में 588 वाट भी दिया हुआ है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 588 जूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर किसके द्वारा दी गई थी? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आइंस्टीन के द्वारा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम होता है इसमें मास, सी होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड की बात करें तो उन्होंने नाभिक की खोज की थी, और जे थॉमसन की बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हो किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? आप जानते होंगे आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। टी क्या होता है? दर होती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? अपनी धारा कहलाती है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को वियोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? या सोने को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वो हो जाएगा एक्वारेरिया का। एक्वारेरिया का उपयोग किया जाता है। अब बात करें एक्वारेरिया किस किस से मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर एक्वारेरिया बना होता है। और इनका अनुपात भी पूछ लिया जाता है कि किस किस अनुपात में होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 के अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल होता है 1 के अनुपात में। 3 अनुपात 1 के अनुपात में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और उनसे मिलके बनता है एक्वेरिजिया। सो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गोली चलाई जाती है तो न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक के पीछे हटने की व्याख्या करता है? आप जानते होंगे यह न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रियक नियम है और न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। अब बात करें न्यूटन के पहले नियम की। पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। और न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो न्यूटन का दूसरा नियम है एफ बराबर एम ए। किसी वस्तु का फोर्स होता है वो उसके मास इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएंगे न्यूटन के तीनों नियम, आपको इसे याद रखना है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कार्बन के बारे में कौन सा कथन सही है? कार्बन प्रकृति में उपधातु है, ये उपधातु नहीं है। कार्बन उत्कृष्ट गैस है, कार्बन गैस में नहीं है। कार्बन अधातु प्रकृति का है, हाँ कार्बन एक अधातु प्रकृति का है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार कार्बन का भार होता है। इनके वास्तविक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। वास्तविक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति अधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं? पौधे से जब जल की हानि होती है तो वे क्या करते हैं? बाष्पोत्सर्जन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण के बारे में मैंने आपके लिए बताया था, बाष्पीकरण किसको कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है? जो अक्सर 5 वर्ष की आयु से दूध छुड़वाने की आयु के आसपास होता है। तो ये क्या होता है? ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है। और ये होता है क्वाशियोर। क्वाशियोर और मेरस्मस एक प्रोटीन की कमी से रोग होता है और कुपोषण को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो वृक्क किसको कहते हैं? पहले इसको बात करते हैं वृक्क की। वृक्क क्या है? किडनी। किडनी को वृक्क कहते हैं हिंदी में। और किडनी में क्या होती हैं? नेफ्रॉन्स होती हैं। उनको कहते हैं वृक्काणु। आपको क्वेश्चन में वृक्काणु नहीं लिखा आएगा, ये नेफ्रॉन्स लिख के आएगा, क्योंकि यह इसकी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन्स। वृक्काणु की या वृक्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है वृक्काणु। और नेफ्रॉन्स तो आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाली कोशिका वाले जीवों को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? वो कौन होते हैं परमाणु झिल्ली रहित होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? एक कोशिकीय के जीव जंतु प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। उसको कहते हैं प्राकेंद्रक कोई प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीन। आप जानते होंगे जीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें लाइसोसोम की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो आप जानते होंगे इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई है, इस बाहरी पृष्ठ होता है
वो पॉलिश किया हुआ है, तो ये कौन-सा हो जाएगा अवतल दर्पण। इसमें कोई किरण आएगी उसे टकरा के वापस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। यदि ये कहता कि परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है और अंदर का भाग इसमें पॉलिश किया हुआ है, तो वो कौन-सा हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमान के दोनों ओर माध्यम के अधिकतम विक्षोभ का परिणाम को क्या कहते हैं? आप जानते हो कि माध्यम हो जाएगा मतलब कोई दोलन है वो गति कर रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ तक करेगा और यहाँ तक करेगा और इसको क्या कहते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसको कहते हैं आयाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम को क्या कहते हैं आयाम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आवृत्ति मैंने बता दिया आपके लिए। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है। यह आंशिक दाबों का नियम किसने दिया था? तो आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया था। हम सिर्फ ये क्वेश्चन याद रखते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। हम सिर्फ परमाणु सिद्धांत को याद रखते हैं और आंशिक दाब के नियम को याद नहीं रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन में आंशिक दाब का नियम पूछा जा सकता है। आपको इसे याद रखना है। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब बात करें बॉयल के नियम की और चार्ल्स के नियम की, तो मैंने आपके लिए गैस समीकरण बनाया था P बराबर nRT। और आप यहाँ से देख सकते हो कि बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर जो दाब होता है वो आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर आयत आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है। ये बॉयल का और चार्ल्स का नियम हो जाएगा। मैंने आपके लिए 1-2 बार पढ़ाया है ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकार का फ्रीऑन जिसे कहा जाता है जो एरोसॉल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट के रूप में कभी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट में क्या उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेफ्रिजरेंट मतलब हमारे घरों के फ्रिज को ही रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण होता है वो स्थिर रहता है या नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पर पढ़ोगे कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान त्वरण स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पशु के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग कौन सा है? तो मादा प्रजनन भाग हो जाए तो नर जनन भाग हो जाएगा। पंखुड़ी और बाह्य दल ये मादा जनन भाग नहीं है, मादा के बाह्य भाग होते हैं। और अंडक की बात करें तो ये मादा जनन भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघों में से कौन से त्रिकोणीय जंतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो त्रिकोणीय जंतु कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्लेटी हेलमिंथेज, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये होते हैं त्रिकोणीय जंतु। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक इकाई होती है? मैंने भी आपके लिए पढ़ाया था नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको इसे याद रखना है। नेफ्रॉन हो जाएगी वृक्क की या किडनी की नेफ्रॉन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विभेज्योतक ऊतक की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें हमेशा जीवित कोशिकाएं होती हैं। हाँ, इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं तभी वे विभाजित कर पाती हैं। ये सघन कोशिका द्रव्य होता है। हाँ, ये सघन कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका बिना किसी अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के सुसंहत रूप से व्यवस्थित होता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आमतौर पर ये रिक्तियाँ मौजूद होती हैं। हाँ, इनमें रिक्तियाँ मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार मानेंगे तो वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजली के द्वारा। इसे भी याद रखें ना, हेनरी मोजली के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी। उसका आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था इसका आधार। सो ऑप्शन नंबर डी भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एक कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।